Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel, Academy of Social Science by Ojha Sir. And in this video, we are going to discuss about some important questions. And the questions are from Nationalism in India. It is a chapter given in the history textbook of class 10th, CBSE board. इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न को समझेंगे भी और उसको कैसे याद करना है इस ट्रिक पे भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इसके कीवर्ड्स हैं जो आप याद रखें तो आपका आंसर आराम से याद रह सकता है आपको और आप उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सत्याग्रह? सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? तो आप सत्याग्रह से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर यहाँ दिया है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। इसका अर्थ यह है कि सत्याग्रह का जो आइडिया है, सत्याग्रह का जो विचार है, वह एम्फेसाइज करता है, जोर देता है दो बातों पे। पहली बात तो यह है द पावर ऑफ ट्रूथ। आप इसको याद रखें, ये कीवर्ड आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। और दूसरा क्या है? द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। अर्थात इन दोनों के अर्थ आप समझ लें, दोनों के अर्थ क्या होते हैं? अर्थात सत्य की शक्ति और सत्य की खोज। दो बातें आप याद रखें, द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। ये आपके दो कीवर्ड्स हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे देखते हैं। और आगे कहता है, इफ द कॉज इज ट्रू, इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कॉज सही है, अगर कारण जो है और उद्देश्य है, अगर वह सत्य है तब। और दूसरी शर्त क्या है? इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तब। देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी। तब क्या है? तब शारीरिक बल की कोई आवश्यकता नहीं है। फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी और नॉट नीडेड आप लिख सकते हैं। तो फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है ऑपरेसर से लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। तो यहाँ भी दो कीवर्ड्स आपको याद करने होंगे, आपको भी दिखाते हैं। दो कीवर्ड्स हैं, इफ द कॉज इज ट्रू, अगर उद्देश्य सच्चा है, पवित्र है। इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, और अगर स्ट्रगल अन्याय के विरुद्ध है तब। आप एक और याद कर लें, फिजिकल फोर्स इज नॉट नीडेड, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑपरेशन से लड़ने के लिए। तो आप इसको याद रखें, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी बिटवीन 1916 एंड 1918। उन सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में आप एक्सप्लेन करें जिसको महात्मा गांधी ने 1916 से 1918 के बीच में ऑर्गेनाइज किया, जिसको लॉन्च किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, इन 1916, आप इसको याद रखेंगे, इन 1916 ही ट्रेवल्ड चंपारण इन बिहार। महात्मा गांधी 1916 में चंपारण गए जो बिहार में है। और यहाँ क्यों गए? टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। यहाँ किसानों को इंस्पायर करने के लिए गए ताकि वो संघर्ष करें ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ, जो दमनकारी बगान व्यवस्था थी उसके खिलाफ इन्होंने वहाँ के किसानों को मोटिवेट किया। तो यहाँ भी आप याद रखें, एक कीवर्ड यहाँ आपको मिलता है और वह है स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो 1916 में चंपारण इन बिहार अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम टू हेल्प द पीजेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट रहा मूवमेंट। इन 1917 he organized a सत्याग्रह to support the peasants of खेड़ा। 1917 में उन्होंने खेड़ा में किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। Who were badly affected by crop failure and could not pay the revenue and demanded that revenue collection be relaxed। वहाँ जो किसान थे वो क्रॉप फेलियर की वजह से, फसल खराब हो जाने के कारण, और एक वजह और भी रही वहाँ पे प्लेग महामारी फैली हुई थी, इस वजह से भी उनको परेशानी हुई। और दे कुड नॉट पे द रेवेन्यू, और वो लगान नहीं दे सकते थे इसी वजह से। और उन्होंने डिमांड किया
कि उनकी जो रेवेन्यू है, उनकी जो लगान है, वह रिलैक्स की जाए, कम कर दी जाए, इसमें उनको कुछ छूट दे दी जाए। और इसीलिए गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया 1917 में खेड़ा में। अगला पॉइंट है, इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग्स्ट कॉटन मिल वर्कर्स, और वहां उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के बीच उनके लिए एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। तो आप कीवर्ड्स याद रखें, आपको इससे फायदा होगा एग्जाम में लिखने में। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को आप एक्सप्लेन करें। तो इसका आंसर है, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑटोमन टर्की was defeated and a rumor spread that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman emperor known as Khalifa। इसके बारे में आप जानें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में, ऑटोमन टर्की के जो शासक थे, खलीफा थे, उनकी पराजय हो चुकी थी। और इसी बीच एक अफवाह फैल गई कि ऑटोमन सम्राट के खिलाफ एक बहुत ही सख्त शांति संधि थोपी जाने वाली है। इस पॉइंट में भी आप ये कीवर्ड्स याद रखें, ऑटोमन टर्की के शासक की पराजय और र्यूमर का फैलना। ये दो बातें आपको याद रहेंगी तो आपको ये पॉइंट याद रहेगा। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, खलीफा वाज कंसीडर्ड टू बी स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, सो टू डिफेंड द पावर ऑफ खलीफा ए खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919 बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इसमें भी कुछ आपको मिलेंगे कीवर्ड्स। खलीफा को इस्लामिक वर्ल्ड का आध्यात्मिक नेता माना जाता था और खलीफा के शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना करने वाले दो प्रमुख व्यक्ति थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तीसरा पॉइंट इसका है, महात्मा गांधी saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement। महात्मा गांधी ने इसे एक बहुत अच्छे अवसर के रूप में देखा जब मुस्लिम्स को भी एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ा जा सकता था। इसलिए गांधी जी ने इसमें सपोर्ट करने की बात सोची और फैसला किया। इसमें याद रखने के लिए आप इतना याद रखें कि महात्मा गांधी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। महात्मा गांधी ने इसे एक अच्छे अवसर के रूप में महसूस किया और देखा। अगला प्रश्न है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे मदद किया भारत में नेशनल मूवमेंट के ग्रोथ में, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में। तो इसका आप देखिए आंसर दिया है सामने, इन फॉलोइंग वेज इट हेल्प्ड। इन तरीकों से इसने मदद की। पहला है, हैवी लॉस ऑफ मेन एंड प्रॉपर्टी क्रिएटेड ए न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री। जो जान और माल की क्षति हुई उसने भारत में एक नए राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को उत्पन्न कर दिया। दूसरा पॉइंट है, फोर्सिबल रिक्रूटमेंट इन आर्मी एंड बेगार लेड टू वाइड स्प्रेड एंगर अमॉन्ग इंडियंस। जो जबरन भर्ती होती थी सेना में, उसने और बेगार ने अर्थात बिना मजदूरी दिए काम कराने की जो प्रवृत्ति थी, उसकी वजह से भारतीयों में बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन आर्म्स फोर्स्ड गवर्नमेंट टू जनरेट मोर रेवेन्यू बाय इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस। और सरकार ने आर्म्स पर, हथियारों पर इतना पैसा खर्च किया कि सरकार अब मजबूर थी कि वह नए टैक्सों को लगाए ताकि पैसे इकट्ठे किए जा सकें। अगला पॉइंट है, राइजिंग इन प्राइस, कीमतों का बढ़ना, एंड फेलियर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 क्रिएटेड डिसकंटेंटमेंट अमॉन्ग द कॉमन पीपल। 1918 और 1919 के बीच कीमतों में वृद्धि और फसलों का नुकसान होना, फसल का बर्बाद होना, ये ऐसे दो महत्वपूर्ण कारण थे जिसने आम जनता में असंतोष का माहौल उत्पन्न किया। नेक्स्ट है, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड फेमिन नियरली 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड। और यह कहता है कि इन्फ्लुएंजा महामारी और अकाल की वजह से करीब करीब 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे। और इसी बीच मीनवाइल द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी यूनाइटेड इंडियंस विच रिजल्टेड इन डीप नेशनलिस्ट फीलिंग
among the Indians। इसी बीच महात्मा गांधी के आ जाने से भारत के लोग यूनाइटेड हो गए, एक हो गए, और उन्होंने यानी महात्मा गांधी ने ऐसे प्रयास किए जिससे लोगों में बहुत गहरे राष्ट्रीय भावना का विकास होना शुरू हो गया। अब आप समझें कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। पहला है हैवी लॉस ऑफ मैन एंड प्रॉपर्टी, बहुत अधिक नुकसान हुआ जान और माल का, बहुत क्षति हुई जान और माल की। इसकी वजह से, नुकसान होने की वजह से लोगों में एक नई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन उत्पन्न हो गई। दूसरा है कि फोर्सिबल रिक्रूटमेंट इन आर्मी एंड बिगार, आप ये भी याद कर सकते हैं। तीसरा में यानी सी में आप समझ सकते हैं याद रखने के लिए, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन आर्म्स, बहुत अधिक खर्च हुआ हथियारों पे, और इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस, और नए टैक्स लगने की वजह से। और डी में क्या कीवर्ड है, राइजिंग इन प्राइस एंड फेलियर इन क्रॉप्स, प्राइस का बढ़ना और फेलियर होना क्रॉप्स का। और स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड फेमिन, यह सेकेंड लास्ट पॉइंट है। और इसके बाद है अराइवल ऑफ महात्मा गांधी। तो ये मुख्य वजह थी। अगला प्रश्न है, व्हाट वर द स्टेजेस ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के स्टेजेस कौन कौन से थे, इससे कौन कौन चरण थे। तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल ऑफ महात्मा गांधी द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज टू अनफोल्ड इन फॉलोइंग स्टेजेस। महात्मा गांधी के प्रस्ताव के अनुसार यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था, और इसके जो महत्वपूर्ण चरण थे, स्टेजेस थे, उसकी वेल डेफिनेशन दी गई थी। आइए देखते हैं क्या क्या इसके स्टेजेस थे। पहला है फर्स्ट स्टेज, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स विच वर अवार्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहले स्टेज में क्या करना था कि जो भी टाइटल्स दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अवार्ड के रूप में, उनको वापस करना था। दूसरा स्टेज था बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बायकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड फॉरेन गुड्स। ये था कि इसमें सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, न्यायालय और परिषदों का बहिष्कार करना था। साथ ही साथ स्कूल, कॉलेजेस और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था सेकेंड स्टेज में। और अंतिम है थर्ड स्टेज, देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन ए फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। और अंतिम चरण में यह था कि अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू करना था।